गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेक पांडे, आपका फिजिक्स टीचर एंड फिजिक्स फैकल्टी एट neetprep.com। तो फाइनली आज हमारा वो चैप्टर आ गया है जिसमें मैकेनिक्स में पढ़ने वाले सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज़ होंगे, यूटिलाइज होंगे, और वो इस चैप्टर को बहुत ही मोस्ट टॉक्ड अबाउट चैप्टर भी बना देता है और रियली एक डिफ़िकल्ट चैप्टर भी बना ही देता है। रीज़न इज़, इस चैप्टर में आप देखेंगे, आप मोशन इन 2D के कॉन्सेप्ट से लेकर के, आप यहाँ पे डिफरेंशिएशंस के कॉन्सेप्ट से लेकर के, सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट से लेकर के, और भी नए सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐड करके एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मोशन को स्टडी करने का हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। एंड इसीलिए ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि अगर मैं कहूँ तो मैकेनिक्स के मोशन वाले चैप्टर में हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, वो भी 1 डायमेंशन और 2 में वेक्टर का यूज़ हो गया। उसके बाद फिर हमने लॉज ऑफ मोशन में फोर्स को लगाना सीखा था और फोर्सेस के बारे में स्टडी किया था, फोर्सेस को बैलेंस किया, इक्विलिब्रियम की बात की। एंड वर्क एनर्जी पावर में हमने इन दोनों चीज़ों की बात नहीं की, हमने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा अपना ध्यान दिया। लेकिन इस चैप्टर में बच्चों आप देखोगे, आप मोशन भी स्टडी करोगे, आप फोर्स भी लगाओगे, आप उनका एनर्जी भी लिखोगे, रोटेशनल काउंटिंग एनर्जी, साथ में आप इन फोर्सेस का एक टर्निंग इफेक्ट यानी टॉर्क भी कैलकुलेट करोगे, जो अपने आप में एक नई चीज़ है। फिर उस आप उसके बाद फिर एक एंगुलर मोमेंटम भी रिलेट करोगे, जो उसी तरह से रिलेट होगा जैसे फोर्स एक्सेलरेशन से होता है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम एंगुलर एक्सेलरेशन से होता है। फिर आप यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करोगे, फिर आप यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इंट्रोड्यूस करोगे। तो मतलब यू विल, पहली बात तो यहाँ पे सारी पुरानी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, उसके साथ साथ कई सारे नए एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये मोशन ही ऐसा है जिसको समझने के लिए हमको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर मैं बोलूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चैप्टर से आप कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं कि 3 या कभी कभी एक बार 2 क्वेश्चन भी आए हैं, तो ऑन एन एवरेज मान के चलेंगे तो हम 3 क्वेश्चन इससे सीधे सीधे उठ के आते हैं। और वो जो 3 क्वेश्चन उठ के आते हैं, आप मानोगे नहीं मेरी बात, कुछ टॉपिक से ही उठ के आते हैं। मतलब अगर मैं इस पूरे चैप्टर को पूरा बड़ा देखूं तो बहुत ही बड़ा लगता है, लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर की टैगिंग करोगे देन यू विल रियलाइज़ कि अरे यार, इसमें ये 2-4 चीज़ें कर लो, एक ये वाला एग्जांपल कर लो रोलिंग के अंदर इंक्लाइंड प्लेन वाला, टॉर्क को अच्छे से सीख लो, तो आप देखेंगे कि बच्चों वो जो 3 क्वेश्चन आएंगे उसमें से बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आप 2 क्वेश्चन पूरे सही करके आ सकें, अगर आप चैप्टर को पार्शियली पढ़ के भी चले जाएं। इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं तो मैंने कहा ना कि ये मोस्ट हाइप्ड चैप्टर भी है, इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है। वर्क एनर्जी पावर इसकी हाइप के आगे दब जाता है, लेकिन आपने देखा वर्क एनर्जी पावर में भी 3 क्वेश्चन उठ के आते हैं। वो भी बिल्कुल आपको मैंने टॉपिक्स भी बता दिए थे उसके अंदर कि इन टॉपिक से आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो बच्चों ये दोनों ही, यही मैकेनिक्स का मेजर पार्ट है। मतलब अगर मैं वर्क एनर्जी पावर और अगर मैं रोटेशन को कहूँ तो इन दोनों से मिला के 6 क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आते हैं। और जो उधर वाले मैकेनिक्स के चैप्टर्स हैं, लॉस ऑफ मोशन और वो मोशन इन 1D एंड 2D, उन सब से मिला के 4 क्वेश्चन मान लो। तो ये टोटल मिला के ये मैकेनिक्स हुई इसका, और यूनिट्स एंड डायमेंशन के 2 क्वेश्चन और ऐड कर लो तो 6 वो हो गए। तो टोटल 12 क्वेश्चन अपने इस मैकेनिक्स के अप टू रोटेशन तक के एग्जाम में लगभग ऑन एन एवरेज आते हैं। लेकिन अब आपके लिए 12 क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लिए 12 की बजाय 12 + 2-4 और ऐड कर लो, हर चैप्टर के 2-2 टॉपिक ऐड कर लो, तो लगभग आपके लिए लगभग ये 15 टॉपिक्स है। ये 12 क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो उन 15 या 20 टॉपिक से आने वाले हैं जो आपने ऑलरेडी आप टैग कर चुके हो, जिससे प्रीवियस ईयर उठ के आया है। तो क्या हम 20 टॉपिक रिवाइज नहीं कर सकते क्या इन 15 क्वेश्चनों के लिए? अगर 15 क्वेश्चन के 20 टॉपिक हैं, टोटल 45 क्वेश्चन आते हैं। और आप आगे चल के देखोगे ना बच्चों, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं बात करूँगा 12th क्लास के चैप्टर्स की, तो उसमें तो यार हर साल ही सेम टॉपिक से उठ के आ रहा है। खासकर मॉडर्न फिजिक्स में अगर आप देखोगे कि भाई अगर डुअल नेचर में है ही 2 टॉपिक, एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन और एक डी ब्रोगली वेवलेंथ, दोनों से एक क्वेश्चन आता ही है। एक में अगर बोर एटॉमिक मॉडल की बात करूँ तो भाई एक क्वेश्चन सीरीज लिमिट से आना ही आना है। वही अगर मैं अभी SHM वेव्स के अंदर भी बात करूं तो वही ऑर्गन पाइप से क्वेश्चन आना ही। तो मतलब आपके टॉपिक, फिर भी अगर मैं मान के चलूं कि 15 क्वेश्चन के लिए 20 टॉपिक है, तो 45 क्वेश्चन के लिए 60 टॉपिक है। एक चैप्टर में 5-10 टॉपिक वो करते हैं। लेकिन ये जो 60 टॉपिक जो आप निकाल के रखोगे निचोड़, 60 टॉपिक यानी एक टॉपिक पे अगर आपने 2-2 घंटे भी दे दिए और 2 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी दे दिए, तो आराम से यार कभी भी कितनी भी बार आप रिवीजन कर सकते हो।
और फिजिक्स किसी की कितनी भी वीक हो, लेकिन अगर वो इन टॉपिक्स को पकड़ के इन पे काम करेगा तो बहुत अच्छी है कि वो भले ही उस बच्चे को पूरा ओवरऑल कॉन्फिडेंस नहीं आया हो, फिर भी 100 से ऊपर मार्क्स लाना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हर चैप्टर से टफ क्वेश्चन उठ के नहीं आने वाला है। कुछ से टफ आएंगे, कुछ से मीडियम आएंगे, कुछ से इजी आएंगे, लेकिन आपने हर चैप्टर में ये एक्सरसाइज की है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किया है, उनको अच्छे से कर लिया, तो एग्जाम में कई सारे टॉपिक से आपके सीधे सीधे उठ के क्वेश्चन आएंगे और आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप उन क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर पाओगे। और हाँ, अगर आपने थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर ली और आपको थोड़ा सा वो अच्छे उन टॉपिक्स के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन मिल गया, तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है मार्क्स लाने की, फिर तो आप पूरे भी ला सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो रोटेशन के अंदर मैं हमेशा किसी भी चैप्टर को उसके नाम से लिंक करता हूं। रोटेशन तो हम लोग बोलते हैं, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? एनसीईआरटी बोलता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अभी तक पार्टिकल्स का मतलब होता है एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। तो अभी तक हम जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, हमने पोजीशन को डिस्क्राइब किया, हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इन सब चीज़ों को हम लोग ने बेसिकली एक पार्टिकल के लिए डिस्क्राइब किया था, क्योंकि हमारी जो पहली कहानी थी पोजीशन इज रिटन फॉर अ पॉइंट, और उसी पोजीशन को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी इज फॉर दैट पॉइंट, एक्सेलरेशन इज फॉर दैट पॉइंट। यानी अभी तक हम लोग जो मैथमेटिकल जितने भी कॉन्सेप्ट्स करते आ रहे हैं उसमें हमने इनहेरेंटली पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम किया है। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि हमारे सामने हो सकता है कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा पॉइंट ऑफ डंडी से बंधा हुआ हो, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, या मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, या एक कॉन्टिन्यूस मास हो, या रिंग और डिस्क हो। इस टाइप के केसेस में मोशन हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं और सबका अपना अलग एक्सेलरेशन हो सकता है, सबकी अपनी अलग वेलोसिटीज हो सकती है। तो ऐसे में कैसे स्टडी किया जाए सिस्टम ऑफ पार्टिकल को, उसी की कहानी है ये रोटेशन चैप्टर। तो इसीलिए इसको समझाने के लिए आपके लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट ही इसी किया था कि अगर हम एक पार्टिकल पे जिसका मास m है F फोर्स लगाते हैं, तो हर बच्चा आजकल आंसर दे देता है सर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय आर्म। लेकिन इसी पार्टिकल को अगर मैं लंबी सी रॉड लिख दूं और अब आपने यहाँ पे F फोर्स लगाया, तो ये बताओ ये जो एक्सेलरेशन है वो किस पॉइंट का है, जहाँ पे लगाया उसका, या बीच वाले का, या फिर नीचे वाले का। रादर आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो रॉड है ये टेढ़ी हो जाती है और हर पार्टिकल का अपना एक अलग एक्सेलरेशन होता है। तो ये जो F/m है वो इनमें से किसका एक्सेलरेशन है? यही नहीं, अगर मैं इस फोर्स को ऊपर ना लगाने के बजाय अगर मैं इस फोर्स को नीचे लगा दूंगा तो ये एक्सेलरेशन उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। अब ऊपर वाले का कम हो जाता है और नीचे वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाता है। और अभी तक तो हम ये पढ़ते आए हैं कि भाई एक्सेलरेशन तो हमेशा ही, अगर फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन तो हम यहाँ देख रहे हैं सेम फोर्स मैंने लगाया और अब पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन पहले ज़्यादा था, अब पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन कम है। यानी सेम फोर्स लगाने के बाद भी एक्सेलरेशन की अलग अलग वैल्यू आ रही है। ये प्रॉब्लम आती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल में। तो हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट है ये F/m, ये किसका एक्सेलरेशन है, ये मैं किसके ऊपर यूज करूं? तो बिल्कुल आप सही जानते हैं, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। दिस एक्सेलरेशन F/m इज नाउ फॉर अ पॉइंट, अ स्पेशल पॉइंट इन द बॉडी जिसका एक्सेलरेशन F/m होने वाला है, एंड दैट स्पेशल पॉइंट इज माय डियर स्टूडेंट्स इज सेंटर ऑफ मास। तो आज से ये जितने भी हमने ये जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं ये सब किसके लिए लगेंगे? उस पॉइंट के लिए, सेंटर ऑफ मास। यानी इन चाहे फोर्स तुम ऊपर लगाओ चाहे फोर्स नीचे लगाओ, ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका एक्सेलरेशन हमेशा ही F/m होगा। रादर हम यहीं से ही सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिखते हैं कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसका एक्सेलरेशन F/m होता है इन अ बॉडी और इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस पॉइंट पे आप फोर्स लगाओ उसके। तो यानी हमारी कहानी की स्टार्टिंग ही, जो हमारी कहानी का जो पहला कैरेक्टर है वो यही है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले ये पता करना होता है कि भाई ये सेंटर ऑफ मास रहता कहाँ है कहाँ ये। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन XCM जो आप लिखते हो इज m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। फिर यहाँ से आप इसकी मदद से डिफरेंट रिंग के लिए, डिस्क के लिए, होलो स्फीयर और इन जनरल कॉन्टिन्यूस बॉडीज के लिए ये चीज यूज करता हूं। सेंटर ऑफ मास कहां पे है, वेयर डज द सेंटर ऑफ मास लाइज, ये हम लोग यहां पे निकालते हैं।
फिर इसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं, इसी के अंदर कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको हम लोग सुपर पोजिशन से करते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से। अगर आपने इसके कुछ क्वेश्चंस किए होंगे कि एक डिस्क है, उसमें से इतना पार्ट निकाल दिया तो शेडेड रीजन का सेंटर ऑफ मास बताओ, इसमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये वाली प्रॉब्लम हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं। तो ये भी मैं इसी के अंदर कह रहा हूँ। तो ये बच्चों इसके रिजल्ट हो गए। जैसे रिंग का, ये सब सेमी सर्कुलर रिंग है, क्योंकि पूरी रिंग का तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करता है, लेकिन आधी रिंग का भी सेंटर पे लाई करेगा क्या? नहीं, आधी रिंग का सेंटर से ऊपर लाई करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है रिंग के लिए, जैसे 2r/π होता है, डिस्क के लिए 4r/3π होता है। ये सब हेमी है, हेमी मतलब आधे आधे, याद रहे। ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये हेमिस्फेयर है, एंड कंटिन्यूस बॉडीज तो इन जनरल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल ली तुमने। अब दूसरा जो हम इसमें काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन acm। acm तो हम ऑलरेडी जानते हैं, नेट फोर्स अपॉन मास होता है। और बाद में इसी की मदद से फिर हम लोग यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, क्या सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस भी हो सकता है। हाँ, तो ये सारे कॉन्सेप्ट रादर यहाँ पे आप डेल्टा एक्स सी एम, ये डेल्टा मतलब शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। हर एक मास की अपनी इंडिविजुअल शिफ्ट लिख के, तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 होता है तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करता। ये जो आपने क्वेश्चन किए होंगे, ये बोट वाले या एक प्लैंक वाले, कि एक आदमी प्लैंक पे खड़ा है यहाँ पे इस एंड पे, अगर ये आदमी यहाँ से इस एंड पे पहुँच जाए तो बताओ प्लैंक कितना शिफ्ट होगा। ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है या बोट वाले जो क्वेश्चन है, तो काफ़ी सेंटर ऑफ मास का जो बेसिक एप्लीकेशन है वो इन्हीं तीनों चीज़ों में, सेंटर ऑफ मास निकालना और सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट निकालना मेनली। तो सेंटर ऑफ मास पढ़ के भी काम चल जाएगा कि नहीं? सेंटर ऑफ मास तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट था। सेंटर ऑफ मास की मदद से हमें वो कॉम्प्लेक्स रोलिंग मोशन या रोटेशनल मोशन को स्टडी करना है। तो इसके बाद से हम लोग सेंटर ऑफ मास की मदद से आगे बढ़ते हैं रिजिड बॉडीज। और फिर यहाँ पे हम लोग रोटेशन को स्टडी करते हैं, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। तो जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो फिर हम इसमें सबसे पहले उस बॉडी के अंदर एंगुलर वेरिएबल्स, यानी थीटा, ओमेगा, अल्फा, इन सबको डिफाइन करते हैं और इनकी काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं कि जैसे v इक्वल टू u+at होता था, वैसे यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये सब एंगुलर वेरिएबल के कॉन्सेप्ट हैं। और एंगुलर वेरिएबल का लीनियर वेरिएबल के साथ रिलेशन। एंगुलर वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों? क्योंकि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो हर पॉइंट की स्पीड अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस रॉड की बात करूँ, ये रॉड अगर रोटेट कर रही है, ये रॉड रोटेट कर रही है, तो आप देख सकते हैं जो एंड वाला पॉइंट है और जो ये वाला पॉइंट है, हर एक पॉइंट ने अलग अलग डिस्टेंस चला। जो दूर वाला पॉइंट है वो ज़्यादा चलेगा, जो पास वाला पॉइंट है वो कम चलेगा ड्यू टू रोटेशन। लेकिन इसीलिए हम लोग को हर पॉइंट के लिए एक अलग ही डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग एक ऐसा नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं जो दोनों के लिए सेम हो, और वो क्या होगा? रोटेशन के अंदर एंगल। इसीलिए हमारे सारे वेरिएबल है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि रोटेशन में पार्टिकल चाहे पास हो चाहे दूर हो, उसका एंगल सेम होगा। अगेन अगर वो रिजिड बॉडी है, अगर वो नॉन रिजिड बॉडी हो गई तो फिर हमारा बहुत ही ज़्यादा आर्बिट सा मोशन हो जाएगा, तो हम उसको भी स्टडी नहीं कर सकते। तो सिर्फ रिजिड बॉडीज के केस में हम लोग एंगुलर वेरिएबल का अच्छे से भरपूर फायदा उठाते हैं, और हमारे लिए सारे केस रिजिड है, अपने को नॉन रिजिड के बारे में सोचना भी नहीं है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जब एंगुलर वेरिएबल्स यूज करते हो तो फिर आप यहाँ पे लिखते हो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये रादर आप डिराइव करते हो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन से, और जो आपकी निकल के आती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और पहली बार आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हो टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से ही आपका
ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म इंट्रोड्यूस होता है और फिर बस कहानी चालू हो जाती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रॉड, देन इट इज फॉर अ रिंग, देन इट इज फॉर अ डिस्क एंड सो ऑन स्फीयर। तो ये बेसिकली आपके रिजल्ट्स हो गए जो आपको एक बार डिराइव करने पड़ते हैं, बट ज़्यादातर टाइम तो बच्चे उसको याद ही कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद फिर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप इंट्रोड्यूस करते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इनकी मदद से और इन रिजल्ट की मदद से फिर हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाते हैं। तो ये अपने आप में एक अलग कहानी है जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में यूज़ हुई। फिर रोटेशनल मोशन के अंदर जो आप तीसरी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हो बच्चों, वो इंट्रोड्यूस करते हो टॉर्क। कि रोटेशनल मोशन करा कौन रहा है, और टॉर्क के अंदर भी अलग अलग चीज़। पहले तो आप आर क्रॉस एफ टॉर्क को फंडामेंटली डिफाइन करते हो, फिर आप इसके बाद टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से रिलेट करते हो, फिर आप इसको टॉर्क को ये भी लिखते हो आई इंटू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा थीटा। और फिर यहीं पे ही आप इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे नेट टॉर्क आप ज़ीरो करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिकली टॉर्क के अंदर आती हैं। फिर टॉर्क के बाद फिर आपका आ जाता है, समझ में आया बच्चों? ये पूरा टॉर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो गया। टॉर्क मतलब रोटेशनल मोशन का डायनेमिक्स। जैसे फोर्स हो गया तो यहाँ पे हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे और यहाँ पे हम लोग डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। डायनेमिक्स मतलब जैसे काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन, वो मोशन की इक्वेशंस, और डायनेमिक्स का मतलब वो फोर्स F इक्वल टू m है। तो ये काइनेमेटिक्स हो गई रोटेशन की और ये डायनेमिक्स हो गई रोटेशन की। फिर जैसे वहां पे मोमेंटम डिस्क्राइब किया था वैसे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। L इज इक्वल टू, पहले तो बेसिक डेफिनेशन कि आई ओमेगा, सॉरी दो तरह से लिखते हैं हम लोग, R क्रॉस P, फिर L इक्वल टू आई ओमेगा, और फिर इन दोनों का आपस का रिलेशन दैट टॉर्क इक्वल टू dl बाय dt। और फिर यहीं से ही आपका आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो आपने देखा एंगुलर वेरिएबल्स, रोटेशनल, ये एनर्जी लिखी आपने एंगुलर वेरिएबल्स के बाद। इसके अंदर एक नया टर्म आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको उस तरह से स्टडी कर लिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। तो अब आपको सेंटर ऑफ मास पता है, आपको रोटेशन पता है। अब इन दोनों को जब मैं कंबाइन कर दूंगा बच्चों, जब मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा, इन दोनों को कंबाइन करने से जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं वो एक्चुअली में आपका रोलिंग मोशन है। और रोलिंग मोशन के अंदर अगेन आप वेलोसिटीज़ लिखते हो हर पॉइंट की, और उसके बाद आप रोटेशनल एनर्जी लिखते हो। इसकी एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू। वैसे ही आप इसका एंगुलर मोमेंटम लिखते हो L, विच इज़ mv vcm इंटू r cm प्लस ICM इंटू ओमेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गए, लेकिन फिर भी ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। और फिर फाइनली आप लिखते हो रोलिंग अलोंग इंक्लाइंड
मतलब ये एक एग्जाम्पल हो गया रोलिंग अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। तो ये रोलिंग मोशन मतलब इन दोनों को स्टडी करने के बाद फिर आप रोलिंग मोशन को यहाँ पे आके आप इसको फाइनली खत्म करते हो। तो ये है बच्चों उसकी कहानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टार्ट सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से हुआ, सेंटर ऑफ मास को पोजीशन डिफाइन की, सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट किया सुपर पोजिशन से, और सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन किए। तो सेंटर ऑफ मास के अंदर ये तीन चीज़ें। फिर सेंटर ऑफ मास से हम लोग रिजिड बॉडीज में गए, रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन के अंदर एंगल्स डिफाइन किए, एनर्जी डिफाइन की, टॉर्क डिफाइन किया, एंगुलर मोमेंटम, ये चार चीज़ें। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहीं फिर एक नया टर्म आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अपने अपने इन सब के निकालें फिर इनके रिजल्ट्स हैं। एंड फाइनली ये जितना भी हमने पढ़ा है इन सबको अप्लाई कर दिया रोलिंग मोशन के अंदर। तो आप देखोगे ये सारा का सारा इतने सारे टॉपिक्स ये सब के सब रोटेशन मोशन के अंदर आते हैं, और सभी के सभी इसमें हर जगह ही आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। मतलब इसमें आपको इनपुट भी ज़्यादा देना है, आउटपुट भी, अब आपके क्वेश्चंस भी ज़्यादा आ रहे हैं। ऑफ कोर्स 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने भी नहीं आ रहे हैं कि इससे 5-5 क्वेश्चन उठ के आ रहे हो, लेकिन इनपुट आपको बहुत ज़्यादा देना है। इसीलिए बच्चों से मैं ये बोलता हूँ कि फिजिक्स के अंदर कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको में अब अगर आप कम मेहनत करके भी, मतलब उनके अंदर नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है, तो कम मेहनत करके भी हम लोग को ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं हर टॉपिक में अगर मैं 10-10 प्रॉब्लम भी करूँ तो आपकी 100-150 प्रॉब्लम तो आपको सिर्फ सिस्टम ऑफ पार्टिकल में ही करनी पड़ेगी इसी चैप्टर में। प्लस इसके अंदर आपको दिक्कत भी आएगी क्योंकि इसके अंदर कई सारे डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो क्या किया जाए, तो वही है प्रीवियस ईयर से टैग करके देखते हैं क्या इनमें सारे टॉपिक करने हैं या इनमें भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो जरूर करने हैं। तो आइए मैं यहाँ से साइड से हट जाता हूँ, एक बार आप इसका माइंड मैप देख लीजिए, फिर हम लोग इसमें टैगिंग कर देते हैं प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स की।